व्हाट इफ आई से कि आपके बचपन से लेके आज तक की एजुकेशनल फीस कंप्लीटली वेस्ट गई है क्योंकि स्कूल में आपने हिस्ट्री के नाम पे सिर्फ जॉर्ज ऑरवेल ने एक बार कहा था, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डिस्ट्रॉय पीपल इज टू डिनाई एंड ऑब्लिटरेट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर हिस्ट्री। एंड ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था। बात है 1838 की। ब्रिटिशर्स के एक ऑफिसर थे थॉमस मैकॉले। ये 1838 में इंग्लैंड से इंडिया आते हैं। उनका एम सिंपल था, टू क्रिएट सच इंडियंस जो स्किन से तो इंडियंस हो लेकिन उनकी सोच ब्रिटिशर्स वाली हो। He wanted to create an ideal servant class for the British. And now you can imagine जब इस आइडियोलॉजी के साथ एजुकेशन सिस्टम बनाई जाएगी तो वो एजुकेशन सिस्टम कैसी होगी। बट यू में से कि दिगंत यार ब्रिटिशर्स तो 1947 में इंडिया से चले गए थे। Well, you are right. But एट द सेम टाइम जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए वो लोग ऐसी एक एलीट क्लास क्रिएट करके गए which would later write the textbooks of our schools and colleges. And ये textbooks और books हमारे देश के लाखों बच्चे आज भी अपने schools and colleges में पढ़ते हैं। And interesting fact is that इन books को teachers खुद recommend करते हैं। And इस system ने ना कि सिर्फ Indian history के facts को myths बनाया बल्कि villains को भी hero बना के present किया है। And this group consisted of famous historians, writers, politicians, intellectuals and free thinkers। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आई प्रॉमिस इस वीडियो का एक भी मिनट आपके लिए वेस्ट नहीं होगा। सो विदाउट एनी मोर इंट्रो, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे स्कूल की टेक्स्ट बुक्स हमारा पहला विंडो होती है टू पीप इनटू द हिस्ट्री। लेकिन क्या हो अगर इसी विंडो पे एक स्टिकर लगा दिया जाए और आपको कहा जाए कि बाहर गार्डन नहीं बाहर रोड है। आप कहोगे पागल समझा है। बट व्हाट इफ यू आर टोल्ड दिस फॉर डेकेड्स। आपको सालों साल यही बताया जाए कि बाहर गार्डन नहीं है बाहर एक रोड है, देन कहीं ना कहीं एक झूठ भी सच बन सकता है। ये बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। 12th की हिस्ट्री की मेन टेक्स्ट बुक है। एंड आई एम श्योर अगर आपने 12th में हिस्ट्री ऑफ की होगी तो आपने भी ये बुक जरूर पढ़ी होगी। अब आप इस बुक की पेज नंबर 234 को देखिए। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है, ऑल मुगल एम्परर्स गिव ग्रांट्स टू सपोर्ट द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। इवन व्हेन टेंपल्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वॉर, ग्रांट्स वर लेटर इशूड फॉर द रिपेयर, एज वी नो फ्रॉम द reigns of Shah Jahan and Aurangzeb. This is what NCERT textbook claims. लेकिन let me give you a dose of fact. ये मुगल एम्परर औरंगजेब की बायोग्राफी है, मसीर ई आलमगिरी, जिसे मोहम्मद साकी ने लिखा था। अब ये पढ़िए, 9 अप्रैल 1669 की एंट्री है। The emperor ordered the governors of all provinces to demolish the schools and temples of the infidels and strongly put down their teaching and religious practices। अब ऐसा नहीं है कि इसको लेकर कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। सितंबर 2020 में एक आरटीआई फाइल की गई थी asking NCERT to cite the sources of these information, but NCERT से क्या रिप्लाई आता है? The information is not available on the files of the department। अब बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती, थोड़ा पीछे चलते हैं अकबर के टाइम पे। बात है हल्दी घाटी के युद्ध का। हमें स्कूल में हमेशा पढ़ाया गया कि महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध में हारे थे, बट उदयपुर के गवर्नमेंट मीरा कन्या महाविद्यालय के डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा इससे डिसएग्री करते हैं। अब उन्हें ऐसा क्यों लगा? डॉक्टर शर्मा ने अपनी फाइंडिंग्स में पाया कि फॉर अ ईयर आफ्टर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576 महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के आसपास के एरियाज में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। एंड क्योंकि उस समय लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो राइट्स थे वो सिर्फ राजा के पास होते थे, तो इससे ये प्रूफ होता है कि महाराणा प्रताप जीते थे हल्दी घाटी का युद्ध। एंड नाउ यू मे आस्क कि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से? उनको ये इन्फॉर्मेशन उस जमाने के लैंड रिकॉर्ड से मिली। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन लैंड रिकॉर्ड्स पे एकलिंग नाथ के दीवान के सिग्नेचर्स भी हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
1857 में आते हैं। इस साल से कुछ याद आ रहा है? या यू आर राइट, ये वही साल है जब भारत ने अपनी आजादी के लिए पहली लड़ाई लड़ी थी। लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक्स में से क्या कहा गया? सेपॉय, म्यूटिनी और सैनिक विद्रोह। म्यूटिनी का मतलब क्या होता है आप सिंपली गूगल करके देख सकते हैं। थैंक्स टू मैकॉलेज आइडियोलॉजी एंड मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जिन्होंने हमारे हिस्ट्री को इतना मैनिपुलेटिवली लिखा। बाय द वे, अ फन फैक्ट, इट वाज विनायक दामोदर सावरकर जी जिन्होंने पहली बार इसे रीनेम करके फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा। बिलीव नहीं हो रहा? Well then listen to what famous historian Dr. Vikram Sampath says. Wrote this seminal book on the, after researching British documents on the 1857 uprising, gave it a respectability by calling it the first war of Indian independence. And that book, Ranveer, became literally the Bhagavad Gita for all future revolutionaries, whether it was, Bhagat Singh who got the second edition of it published, or even Rash Bihari Bose and Netaji Subhash Chandra Bose, who got it translated into Tamil and Japanese and all kinds of languages. अच्छा, टेल मी द नेम ऑफ एनी 5 इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राइट? अब मेरी तरह आप में से बहुत लोगों ने फ्रीडम फाइटर सुनते ही पहला नाम लिया होगा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राइट? अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट हमारी टेक्स्ट बुक्स ने हमारे माइंड में बहुत अच्छे से सेट कर दिया है कि महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू वर द लीडर्स एंड द मेन हीरो who got freedom to India. But is that true? Well, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि गांधी जी ने उस वक्त पे जिस तरीके से कॉमन मैन को इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़ा, उस तरीके से कोई नहीं जोड़ सकता था। एंड जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस तरीके से नेगोशिएशंस किए थे, that was another milestone. Although they made some mistakes in post-independent India, लेकिन इस बात से उनका कंट्रीब्यूशन हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में कहीं पे भी कम नहीं होता। आई अग्री, गांधी जी ने कॉमन मैन को जोड़ा था फ्रीडम स्ट्रगल से। बट हाउ ऑफन वी हियर ऑफ सुभाष चंद्र बोस जो नजरबंद होते हुए भी इंडिया से अफगानिस्तान और रशिया के रास्ते जर्मनी पहुंचते हैं एंड हिटलर से मिलते हैं। वहां से वो उन इंडियन सोल्जर्स को लेते हैं जिन्हें हिटलर हैड कैप्चर्ड क्योंकि वो ब्रिटिशर्स की साइड से लड़ रहे थे। अब वहां से वो उन सोल्जर्स को लेके जापान पहुंचते हैं, जापानीज की हेल्प से आजाद हिंद फौज बनाते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ आजाद हिंद फौज वो अंडमान एंड निकोबार को कैप्चर करते हैं एंड वहां पर वो इंडिया का झंडा पहली बार फहराते हैं। और हाउ मेनी टाइम्स डू वी हियर ऑफ बिनॉय बासु, बादल गुप्ता एंड दिनेश गुप्ता जिन्होंने दिसंबर 1930 में इंस्पेक्टर ऑफ प्रिजन्स एनएस सिम्पसन को गोली मार दी थी। देयर आर सो मेनी फ्रीडम फाइटर्स जिनके बारे में हमारे टेक्स्ट बुक्स में एक लाइन तक लिखी नहीं होती। इसीलिए सरदार उधम सिंह जैसे ग्रेट फ्रीडम फाइटर के बारे में हमें मूवीज से पता चलता है। चलो टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। नाउ व्हाट इफ आई आस्क यू कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर्स के नाम बताइए, तो आप में से ज्यादातर लोग अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि हमारे स्कूल की टेक्स्ट बुक्स ने हमें कभी यह बात पढ़ाई ही नहीं कि इंडिया हैड फार मोर ग्रेटर रूलर्स दैन द मुगल्स एंड द तुगलक्स। नॉर्थ ईस्ट के अहोम्स हैव बीन द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट ब्रेवेस्ट फाइटर्स हु हैव एवर लिव्ड ऑन अर्थ एंड सिर्फ अहोम्स ही एक ऐसा किंगडम था जिसे मुगल्स कभी हरा नहीं पाए। लेकिन अनलकीली अहोम्स के बारे में हमारे टेक्स्ट बुक्स में एक लाइन भी आपको नहीं मिलेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन पे मैंने पहले भी ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हाउ छत्रपति शिवाजी महाराज इज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम हु हैज एवर रूल्ड, महाराष्ट्र के बाहर टेक्स्ट बुक्स में वो सिर्फ एक लाइन बन के रह गए हैं। ये बुक है जिसका नाम है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये बुक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिस्क्राइब्ड बुक्स की लिस्ट में है फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड हिस्ट्री। एंड यही नहीं, दिस बुक इज आल्सो रेड बाय स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इस बुक के चैप्टर 20 पेज नंबर 237 पे कुछ ऐसा लिखा है, रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट्स अगेन बिकेम अट्रैक्टिव। इट इज नॉट एक्सीडेंटल दैट नियरली ऑल मेजर न्यू लीडर्स ऑफ द रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट पॉलिटिक्स, फॉर एग्जांपल जोगेश चंद्र चैटर्जी, सूर्य सेन, जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिव वर्मा, भगवती चरण वोहरा and Jaydeep Kapoor had been enthusiastic participants in the non-violent and non-cooperation movement. Shocked, right? This textbook calls Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad as revolutionary terrorists. I mean seriously, मैं भी इतना ही शॉक था ये पढ़ के। The people who sacrificed their life for the freedom of our nation
आज उन्हें अपने ही देश में रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट बोला जा रहा है। एंड दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। प्रॉब्लम और भी एम्पलीफाई हो जाती है जब दीज टेक्स्ट बुक्स ग्लोरीफाई द इन्वेडर्स, द मुगल्स और द ब्रिटिशर्स जो इंडिया आए थे सिर्फ अपना पॉकेट भरने। हमारी टेक्स्ट बुक्स ने ये बात भुला ही दी है कि इंडियन आर्किटेक्चर इज मोर देन ताजमहल एंड द रेड फोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, यह धोलावीरा है। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में ये आर्कियोलॉजिकल साइट एक मार्वल है। डू यू नो व्हाई? इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन हम हार्डली इन जगहों के बारे में जानते हैं या टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं। इस वीडियो का एम किसी को डिफेम करना या कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं है। इस वीडियो का सिंपल मकसद यही है कि एक कन्वर्सेशन शुरू की जाए इस बारे में, एंड हमारी अथॉरिटीज इन चेंजेस को हमारी टेक्स्ट बुक्स में जितनी जल्दी हो सके इम्प्लीमेंट करें, सो दैट every Indian feels proud of their heritage and their culture. And lately ऐसा होता दिख रहा है। Recently CBSE ने अनाउंस किया है कि NEP 2020 के तहत सिलेबस में चेंजेस करेंगे एंड नया सिलेबस डिजाइन हो। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है एंड डेवलपमेंट अपने फुल पोटेंशियल पे तभी पॉसिबल है जब हम अपने ग्लोरियस पास्ट और एक्साइटिंग फ्यूचर को साथ में लेके चले। If you like the video, hit the like button. Make sure you subscribe to this channel and अपने views comment box में नीचे जरूर बताइए। This is Digant and I'm signing off for this video. जय श्री राम।